ये संस्कृत के एक मनीषी का विचार है कि ये जो हमारा गांव है उसमें परिपुष्ट विश्व का दर्शन हो। अब ये जो सूझ है किसी ऋषि की, वो जीवंत कैसे की जाए, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। उस विचार को आप लोगों की शुभकामना से मैंने पंचकुल का नाम दिया। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है, उसको यदि हमें स्वच्छ बनाना है, स्वावलंबी बनाना है और वहाँ के जन में परस्पर विश्वास और स्नेह को बढ़ाना है, तो हम यदि वहाँ पंचकुल का निर्माण करते हैं तो जो हम चाहते हैं गांव से वैसा होते रहने की सूरत बनेगी। मैं 5 शब्द बोलता हूँ। पर्यावरण कुल, गोकुल, आरोग्य कुल, ऋषि कुल और गुरुकुल। तो पर्यावरण कुल मोटे तौर पर पर्यावरण में 3 चीजें हैं। एक तो धरती माता, एक पीने का पानी और एक हर क्षण पर हम जो प्राणवायु ग्रहण करते हैं, अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये जो 3 है, ये समुचित मात्रा में मानव समाज को मिले। मानव समाज के साथ ही छोटे से छोटे जैसे चींटी और बड़े से बड़े जैसे हाथी वगैरह, ऊंट आदि, उनको भी मिले। किसी के लिए समुचित प्राणवायु की कमी नहीं हो, ऐसी स्थिति हम बना सकें। एक उदाहरण लेते हैं। अभी हमारे देश में वनों की जो हरियाली है वो 19% है। हरिवर्ष यानी यूरोप के जो मान्य वैज्ञानिक हैं, उनका ये सोच है कि जो ये हरे पेड़ हैं वो 1/3 जमीन में हो। अगर किसी के पास में 150 बीघा जमीन है तो उसके 50 बीघा में पेड़ ही पेड़ हों, ऐसा विचार हरिवर्ष यानी यूरोप के जो संपूर्ण समाज के हितैषी वैज्ञानिक हैं, उनका है। परंतु भारत में जो ऋषि कहलाते, उनका विचार यह है कि आधी जमीन में पेड़ हो, यानी 50% भूमि में, पूरा भारत, उसकी 50% भूमि में पेड़ ही पेड़ हो। तो अब है कितने? तो इस समय में जो मौजूदा स्थिति है उसमें संपूर्ण भारत की जो भूमि है उसके 19% में ही पेड़ हैं। तो कितने में लगे? साहब 31% भारत की और भूमि में पेड़ लगे। तो 19 का 1.5 से भी ज्यादा, यानी 19 का 160%, वो 31 के आसपास पहुंचेगा। तो अब जो करने की बात है वो ये है कि और जो 31% भारत की जमीन में पेड़ लगे, वो किस तरह से होगा, इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। मैं तो कोई विद्वान व्यक्ति तो हूँ नहीं, परंतु मुझको जो कुछ सूझा वो बहुत संक्षेप में आपको बता दूँ। देखिए, हमारे एरिया में तो वो छात्र हैं जिनके पास में अधिस्नातक उपाधि, अंग्रेजी में मास्टर डिग्री कहते हैं, वो M.Tech हो या इंजीनियरिंग हो या आपके जो चिकित्सा की इकाई है
MBBS के बाद में MS आदि हो, तो सबसे कम तो ये लोग जो कि अधिस्नातक उपाधि वाले, उससे ज़्यादा फिर वो हमारे छात्र छात्रा मित्र हैं कि जिनको स्नातक कहते हैं, और उसके बाद आगे चलें तो फिर अच्छी बड़ी संख्या में हमारे पास में ऐसे छात्र हैं जो कक्षा 11-12 में अध्ययन करते हैं और वो समाज को भी ठीक से समझने की स्थिति में हैं। तो अब ये जो अपने पास में यहाँ तक के छात्र हैं और उसके आगे भी चल सकते हैं, कक्षा 10 और 9 वाले, और चाहे तो कक्षा 8 वाले भी, उनकी संख्या को निकाला जा सकता है और उनका जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में जो उनको विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी जो शिक्षा उन्होंने कितने स्तर तक की ले ली है, उसकी जांच के साथ ही उनके द्वारा मान लीजिए कि 11-11 पेड़ एक एक छात्र के पांति आए, उसकी गणित निकालनी पड़ेगी। मैं केवल मेरी छोटी सी बात को समझाने के हिसाब से मैं 11 शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। अब वो 11 के बजाय 23 भी हो सकती है, या वो 11 से कम 7 भी हो सकती है। तो जब छात्रों के द्वारा हरियाली को बढ़ाने का कार्य अनिवार्य कर दिया जाएगा और उस कार्य को करते रहने के हमारे विभिन्न छात्रों को, चाहे वो माध्यमिक कक्षा के हैं या वो स्नातक कक्षा के हैं या वो अधिस्नातक कक्षा के हैं, और ये जो मास्टर डिग्री है उसके आगे भी ऐसे छात्र भी हो सकते हैं जो कि शोध छात्र कहलाते। तो इस प्रकार के कार्य को करने से एक परिणाम आ सकता है, और परिणाम वो आ सकता है कि हमें और 19 के आगे जो 31% भारतीय भूमि पर पेड़ चाहिए, ऐसी जो हमारे वैज्ञानिक या हमारे जो ऋषि मुनि कहलाते हैं, उनके विचार को जीवंत करने के लिए हमारे सारे के सारे विश्वविद्यालय जो अधिस्नातक और आपके स्नातक की उपाधि दिया करते हैं, हमारे सारे के सारे माध्यमिक शिक्षा मंडल, वो भी कई दर्जन हैं, वो कक्षा 12 से लेकर के कक्षा 9 तक के छात्रों की शिक्षा और परीक्षा का कार्य कराती। तो ये यदि तय कर लेते हैं और पेड़ों को लगाना, पेड़ों को पालना, पेड़ों को बड़ा करना, ऐसी परिस्थिति बनाने में छात्रों को अनिवार्य कर देते हैं, तो इसका एक बड़ा अच्छा परिणाम हमको मिल सकता है। मैं एक बहुत ही ऐसी बात आपके सामने कहता हूँ। नाम हम सबने सुना होगा, पंचवटी में शूर्पणखा, ये हमारे इतिहास का विषय है, उसमें अपने को नहीं जाना। पंचवटी को समझ लिया जाए, मुझको जो समझ में आता है तो उससे ये बात बनती है कि हर गांव में पंचवटी बनाई जा सकती है। पंचवटी क्या है? तो देखिए, कोई भी गांव होगा या कोई भी क्षेत्र होगा, उसमें पूरब के साथ में पश्चिम भी होगा, उसमें दक्षिण के साथ में उत्तर भी होगा। तो अब जो गांव की सीमा है, गांव की सीमा होती है, और गांव के जो गांव का अधिवास है, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, उनके चारों ओर छोटी मोटी खेती हर गांव में मिलती। तो पंचवटी का मतलब जो 5 प्रकार के पेड़ हैं, तो पूरब में आधी कतार वो होगी पीपल की, अश्वत्थ कहते, गीता में अश्वत्थ शब्द आता है पीपल के लिए, तो आधी कतार पीपल की होगी और आधी कतार अशोक की होगी। सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था, तो
जो वास्तविक पेड़ हैं अशोक के, ये लंबे लंबे जो तने वाले सीधे सीधे चलने वाले जो मिलते हैं, वो असली अशोक नहीं है। असली अशोक वो है जो घेर घुमेर वाला होता। तो आपके ये अशोक का पेड़ और आपके पीपल के पेड़, इनकी तो पूरब में कतार लगे। पूरब का मतलब जो पूरा का पूरा गांव है, उस गांव का पूरब जो बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ। अब उत्तर में आइए, तो उत्तर में जो शिवजी के बेलपत्र वाला पेड़ है, बिल्लू के फल मिला करके, और गर्मी के मौसम में बिल्लू का रस पीने से जो भी कोई उसके रस को पिएगा उसको बहुत ही आराम मिलता है। और वो किसी भी सूरत में, जिसको आपके सनस्ट्रोक कहते हैं, जिसको लू जो लगने गांव की भाषा में कहते हैं, उसका वो व्यक्ति या वो दंपत्ति या वो परिवार या वो कुटुंब अथवा वो कोई समूह है तो समूह, वो लू लगने का शिकार नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्व के फल का जो रस है उसका उपयोग कर रहा है। तो उत्तर में आपके बिल्लू की कतार हो गई। अब पश्चिम में आइए, तो पश्चिम में वट वृक्ष, हम गांव वाले लोग हैं उसको बड़ कहा करते हैं, और बड़ के पेड़ अमूमन काफ़ी घने होते हैं, और वो यानी जो गांव की ज़मीन है उसको नीचे से उपजाऊ करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। इसी प्रकार से जो उत्तर है, उस उत्तर में आमल की यानी आंवले की कतार, ये 5 मिलकर के पंचवटी कहलाते। और पंचवटी के बारे में हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उनका ये सोच है कि पंचवटी जिस गांव में बनेगी वहाँ कभी दुष्काल नहीं पड़ेगा। और दुष्काल हमारे देश के अधिकांश गांव की बहुत बड़ी समस्या है। मैं जिस राजस्थान से आता उसमें तो बार बार दुष्काल पड़ता है। तो हम हमारे छात्रों के द्वारा, हमारे सारे ही जो, चाहे वो NIT जैसी बहुत बड़ी शिक्षा संस्था है या वो कोई छोटा सा विद्यालय है, तो उनके सारे लोग एक साथ बैठ करके एक दूसरे की बात को समझ करके छात्रों के द्वारा पेड़ों को लगाने और पेड़ों को पालने के कार्य को यदि बहुत ही धीरज के साथ में बढ़ाने की कृपा करें, तो उस परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा कि धीरे धीरे भारत के किसी भी गांव में दुष्काल नहीं पड़ेगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो हमारी धरती, एक हमारा पानी और एक हमारी प्राणवायु यानी हवा, ये समुचित मात्रा में मानव समाज के साथ ही समस्त प्राणियों को भी उपलब्ध हो। इस नीति को यदि हमारी भारत सरकार और हमारे प्रदेशों की सरकारें आदि अपना लेते हैं, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन पर किसी प्रकार का संकट नहीं होगा। उसके लिए जो नीति सूत्र बने उसमें कई चीज़ें होंगी। एक चीज़ ये कि अभी हमारे पास में पेड़ 19% ज़मीन में हैं, हमें इनको बढ़ाते बढ़ाते 50 तक ले जाना होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर समुचित मात्रा में प्राणवायु एवं शुद्ध जल एवं उपजाऊ मिट्टी, जिसको पृथ्वी कहते हैं संस्कृत में और सॉइल कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी सारी व्यवस्था बन जाएगी। जो मित्र हैं अपने NIT में पढ़ने वाले, तो उनको युवक नहीं, उनको किशोर कहा जाए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार 16 से 24 वर्ष का जो वय है वो किशोरावस्था है, और युवावस्था 25वें वर्ष से 50 वर्ष तक चलती है। तो खैर ये तो एक को समझने की बात है, वो हमारे भारतीय मानस के हैं, चाहे वो किशोर हों चाहे युवा हों। और मूल बात ये है कि 3 शब्द देता, स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी। तो हमारे जो छात्र और छात्रा हैं वो स्वस्थ हों, इसी के साथ वो प्रसन्न रहे, और इसी के आगे वो अपने सब शुभ कर्मों के द्वारा लगातार यशस्वी बनते रहें।
जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ना, विश्वविद्यालय, ये अपना विश्वविद्यालय एक तरह से, क्योंकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक प्रकार से विश्वविद्यालय है। तो ये जो विश्वविद्यालय है, इसके जो छात्रा छात्रादि हैं, वो हर तरह से आने वाले समय में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को घटाने के लिए योग्य और योग्यतर नहीं, वो योग्यतम सिद्ध हो।